यदि कोई कहीं फंस गया मान ली प्रॉपर्टी के डील में, बाद में पता चलता है कि इस बंदे ने मुझे गलत प्रॉपर्टी या गलत कमिटमेंट किया, तो उसका फिर क्या समाधान है? नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ एक लीगल एक्सपर्ट हैं जो कि आपको बताएंगे कि किस तरह से यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई जमीन, मकान या कोई कमर्शियल, तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको इनका परिचय कराता हूं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बीपी सिंह साहब हैं। ऐसे तो ये कोल इंडिया में एक अधिकारी थे, कई वर्षों तक वहां जॉब किए। वहां से रिटायर करने के बाद भी कई जगह, कई सारे एमएनसीज के अंदर एज ए कंसल्टेंट काम किए। लीगल के ऊपर इनका बहुत अनुभव है, खासकर प्रॉपर्टी के मामले में। हमारी कंपनी के भी ये लीगल सारा यही देखते हैं। तो चलिए सर, स्वागत है आपका। आज हमारे दर्शक के बीच में आपको परिचय आपका करवा रहा था। तो बीपी सिंह साहब हैं। तो सर, मेरा पहला जो सवाल है कि एक नया लोग जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, नया आदमी जब कोई प्रॉपर्टी देखता है, तो कैसे वो पता करे कि कहां से पता करे कि ये प्रॉपर्टी का पेपर ठीक है कि नहीं, ये कागज ठीक है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, जिससे कि चीट फंड जो इतना होता है वो ना हो पाए, लोगों के पैसे ना डूबे। क्योंकि लोग अपनी कमाई का मैक्सिमम पार्ट जो है रियल एस्टेट में लगाना चाहता है। कई लोग लोन लेके, कई लोग पर्सनल लोन लेके, कई लोग बरसों का जमा पूंजी, और कई बार बहुत सारे कस्टमर हमारे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि हमने कहीं प्रॉपर्टी लिया था और वहां फंस गया, मेरा पेमेंट ये हो गया, प्रॉपर्टी गलत निकल गया। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को आप? जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं जो संबंधित जमीन है या मकान है या फ्लैट है, उसका जमीन का हिस्ट्री लोकेट करें। कैसे इनके पास ये जमीन आया, इसके पहले ये जमीन किसके पास थी, कहाँ थी, खतियान का नकल निकालेंगे, उसका पोजीशन देखेंगे। नंबर 2, अपडेट रेंट रिसीट है कि नहीं है। अगर मकान है तो मकान म्युनिसिपल मेडिटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये 3 चीज देखना होगा। नंबर 2, ये सारे चीज देखने के बाद अगर सब अपडेट रेंट रिसीट भी है, अपडेट म्युनिसिपल मेडिटेशन भी है, और जमीन की हिस्ट्री ठीक है, नन आदिवासी लैंड है, छोटाकू टेनेंसी एक्ट के अंदर में नहीं आता है, जनरल लैंड है, तभी उसको आगे बढ़ने के लिए हम सलाह दें। जी, तो आपने सर कहा कि ये सब जो चीज निकालना होगा, हमें पता करना होगा ना, तो कैसे एक नए आदमी को, एक आम आदमी को कहाँ से ये पेपर निकलेगा कि वो रेंट रसीद पता करे कि अप टू डेट है कि नहीं, या उसका खतियान कैसे पता करेगा? तो कैसे ये चीज का पता चले? जी, अभी तो झारखंड का राजस्व विभाग का भूमि सुधार का अपलोड है कंप्यूटर में, आप वहाँ से उसको ऑन करके देख सकते हैं। अमुक खाता नंबर, प्लॉट नंबर, थाना नंबर, मोहल्ला क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, सारा चीज़ देख करके जैसे ही कंप्यूटर में आप ऑनलाइन टाइप करिएगा और लैंड का विवरण दीजिएगा, वो कंप्यूटर में अपने आप प्लेस हो जाएगा। तो उससे आप लैंड डिटेल्स आपको पता लग जाएगा। रेंट रिसीट उसका कब तक अपडेटेड है, अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आता है तो म्युनिसिपल म्यूटेशन है कि नहीं, सारा चीज़ उसमें आजकल अपडेट करके झारखंड गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। इसके बाद भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसकी खतियान खोजना होगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में संबंधित ब्लॉक में जो सर्किल ऑफिसर का कार्यालय है वहाँ जाइए और कर्मचारी से ओल्ड रिकॉर्ड्स बात करके उसकी खतियान का नकल बजाते अपडेट करके उसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि व्हाट एवर रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड ऑनलाइन इज परफेक्ट। आपने सर कहा कि ये जो है वेबसाइट आजकल है झारखंड में, जिससे हम लोग झारखंड में काम करते हैं या हैं,
तो झारखंड में झारखंड झार भूमि करके वेबसाइट है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। और या सर्कल ऑफिस जो होता है, सीओ कहते हैं हर ब्लॉक के अंदर जी, उनके ऑफिस में जाकर के वहां से आप पता कर सकते हैं। एक चीज मैं सर इसमें पूछना चाहूंगा कि जिनको इतना समय नहीं है, इतना भी नॉलेज नहीं है कि या दौड़ना नहीं, आप जानते हैं सरकारी ऑफिस में जाकर चक्कर लगाना पड़ता है, तो क्या आप कोई सलाह देंगे कि कोई लीगल एडवाइजर से कंसल्टेंट करने की लोगों को जरूरत है कि खुद के बेस पे ये करना चाहिए? खुद के बेस पर तो अगर उतना आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लिटरेसी कम है, आप कंप्यूटर में नहीं सर्च कर सकते हैं, भूमि सुधार को रिकॉर्ड को ऑनलाइन नहीं चेक कर सकते हैं, तो कंसर्न जो लैंड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के जो लॉयर्स हैं उनका सलाह ले सकते हैं। तो आपने कहा कि जो लैंड और रेवेन्यू में या सिविल में जो काम करते हैं, आप पता कर सकते हैं, ऐसे लीगल एडवाइजर से, ऐसे एडवोकेट से आप सलाह ले सकते हैं। एक चीज सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि झारखंड में खासकर या बहुत सारे प्रांत में सीएनटी एक्ट रहता है, तो ये सीएनटी एक्ट है क्या और कैसे हम क्या सीएनटी एक्ट का प्रॉपर्टी लेना चाहिए? बहुत सारे लोग सीएनटी वाला भी जमीन खरीद लेते हैं, बेचते समय कहते हैं जो बेचने वाला रहता है चलो सब लोग बना रहे हैं, सब लोग को देख के हम भी खरीद लेते हैं। तो सीएनटी एक्ट क्या है? क्या सीएनटी का जमीन आम आदमी ले सकता है या नहीं ले सकता है? क्या इस पे आप कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट ने आदिवासी संस्कृति को देखते हुए इन लोगों को बचाव के लिए एक एक्ट पास किया जिसको छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट बोलते हैं, जो आदिवासी का जमीन नॉन आदिवासी नहीं ले सकता है। ऐसा बहुत सारे ओकेजन्स आए हैं जो आदिवासी बेचारे जो निश्चल हैं, कम पढ़े लिखे हुए हैं, उनका जमीन को बरगला करके नशा खिला करके लोग रजिस्ट्री टेप्पा ले लेते हैं और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करा करके हस्तांतरित कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे मौका पूर्व में पाए गए और इसको देखते हुए सरकार ने कानून बनाया कि आप आदिवासी का जमीन नहीं ले सकते। नंबर 2, अब हम आपके दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि इसका क्या उपाय है। 2005 के पहले था कि हम म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट के यहाँ सिविल कोर्ट में जाते थे, इनका फिक्सेशन कर दीजिए साहब, कंपनसेशन। हमने इनसे जमीन लिया, ठीक है साहब, अभी हम इसको हस्तांतरित कराना चाहते हैं, कोर्ट में कंसीडर फॉर फिक्सेशन ऑफ रेवेन्यू, इनका कितना रुपया होना चाहिए, हम पे कर देंगे तो फिर वो जमीन मेरे नाम से हस्तांतरित हो जाएगी बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। लेकिन 2000 के बाद सरकार ने कानून बनाया कि नहीं हो सकता। तो ऐसे स्थिति में अब ये संभव नहीं है कि जो आदिवासी का जमीन है उसको नॉन आदिवासी लोग हस्तांतरित करा सकें। दैट मींस रजिस्ट्रेशन बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन दे कैन नॉट ऑक्युपाई। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बहुत से लोग अभी भी लिए हुए हैं, एक सादा कागज पर दस्तखत आके रुक गए, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड है, दैट कैन नॉट बी टेकन एज ऑन द रिकॉर्ड। ना उसका रजिस्ट्री हो सकता है, ना रसीद हो सकता है, ना ऑफिशियली उसका कब्जा वो ले सकते हैं। इन फ्यूचर उसके वंशज भविष्य में उसका कोई नेक्स्ट जनरेशन वाला अगर वो क्लेम करता है कि नहीं हमारे पिताजी का ये जमीन जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं, तो गवर्नमेंट, competent authority, concerned authority, appropriate authority can take action or which will result into vacation of the said land. तो मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि झारखंड में यदि आप हैं और कोई भी आदिवासी का जमीन कोई देने का ऑफर करता है तो आपको नहीं लेना चाहिए। आपके लिए ये रिस्क है और लीगली ये संभव नहीं है कि आप कोई भी आदिवासी का लैंड लें। उनका सम्मान करिए। गवर्नमेंट ने उनके प्रोटेक्शन के लिए ये कानून बनाया है। और सर एक लास्ट में सवाल और मैं पूछना आपसे चाहता हूँ, यदि कोई कहीं फंस गया, मान ली प्रॉपर्टी के डील में, बाद में पता चलता है कि इस बंदे ने मुझे गलत प्रॉपर्टी या गलत कमिटमेंट किया, तो उसका फिर क्या समाधान? ये तो हम प्रिवेंशन ऑफ प्रॉब्लम बताए, यदि कुछ प्रॉब्लम आ गया तो क्या समाधान करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। अगर कोई गलती से किसी ने आदिवासी का जमीन ले लिया है, ऑफ द रिकॉर्ड है,
रजिस्ट्री तो उसकी नहीं हुई होगी, ऑफ द रिकॉर्ड ले लिया है, तो म्यूचुअल सेटलमेंट हो सकता है, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड होगा, ऑन द रिकॉर्ड नहीं हो सकता। क्योंकि हमने इसके पहले क्वेश्चन का में जवाब दे चुके हैं कि 2005 के पहले बाय वे ऑफ कंपनसेशन टू बी फिक्स्ड बाय द कंसर्न कोर्ट, दैट इज सिविल कोर्ट, दैट वाज पॉसिबल। लेकिन अभी जो सरकार ने कानून बना दिया है वो कंपनसेशन करने का कोई मजिस्ट्रेट, कोई सिविल कोर्ट के अथॉरिटी को अब पावर नहीं रहा, इसलिए वो संभव नहीं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आप ले सकते हैं, बात कर सकते हैं कंसर्न मुखिया को गवाह बना करके, लेकिन ऑफिशियली आपके नाम पर वो नहीं होगा। सर मैं दूसरा चीज पूछना चाह रहा था, ये सीएमटी के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर यदि हमने एक कस्टमर सौदा कर लिया किसी तरह का, तब बाद में डिस्प्यूट आता है, उस केस में उसको क्या करना चाहिए? कोई भी डिस्प्यूट सेटल करने के लिए एप्रोप्रिएट कोर्ट ही उसको सेटल कर सकता है। एंड द पर्सन कंसर्न, ये जो इंडिविजुअल है, he has to go before the competent court and appeal कि हमारे साथ ये धोखाधड़ी हुआ है, और कोर्ट उसमें जो ऑर्डर पास करेगा, जो उनको सजा देगा, वो लागू होगा, उसके बाद से उस पर आगे की कार्रवाई। नहीं, एक चीज और भी मैं सर यहाँ से कहना चाह रहा हूँ दर्शकों को कि क्या मान लीजिए कई लोग जुबानी भरबली कोई कमिटमेंट कर लेते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, कोर्ट में जाने के लिए कुछ एविडेंस तो चाहिए, तो क्या ऐसा जब कोई डील करें तो क्या एविडेंस में बीच में लेकर क्या कितने रुपए का स्टाम्प पेपर होना चाहिए, स्टाम्प जरूरी है या नहीं है, या इसमें किसी को गवाह रखने की जरूरत है कि नहीं, कोई लीगल एडवाइजर को बीच में रखने की जरूरत है कि नहीं, पेमेंट कैश से देना चाहिए, चेक से देना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपका क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इसके साथ ABCD लग गया है। पहला क्वेश्चन का आंसर है कि भरबल किसी ने ले लिया और भरबल हो गया, तो जिनके साथ हुआ है एक पंचनामा उनको करना होगा, कंसर्न अथॉरिटी का मुखिया सरपंच का दस्तखत कराना होगा कि भरबल इनसे मेरी डील हुई है। जब तक कागज प्रिपेयर नहीं होगा कोई कोर्ट उसको इम्पोर्टेंस नहीं देगा, कोई दखल नहीं कर सकता, मैंने इंटरफेयर नहीं कर सकता है उसका, वो आपका उनका इंडिविजुअल मामला है। नंबर 2, उसके लिए थाना बना हुआ है, यू कैन फाइल एन FIR कि हमारे साथ इन्होंने ऐसा धोखाधड़ी हुआ, and court law will take its own course। तब ना जब हमारे पास किसी तरह का एग्रीमेंट रहेगा, भरबल यदि हमने किसी को पैसा दे दिया किसी के भरोसे पे, तब तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं हो सकता, वो ऑफ द रिकॉर्ड है, दैट इज बिटवीन यू और यू। ऐसा काम भूल के भी किसी को नहीं करना चाहिए, खास करके रेवेन्यू रिकॉर्ड में, क्योंकि उसका कोई दवाई नहीं। तो मैं दर्शकों को ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई डील करें तो आप किसी जानकार के साथ मिल करके, किसी वकील से, या एटलीस्ट स्टाम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट करें जिसमें जो आपका सौदा हुआ है उसका रेट, प्राइस, क्या लोकेशन, क्या खाता नंबर है, प्लॉट नंबर है, क्या मकान नंबर है, क्या गली है, वो सबका ब्यौरा वहां पे देना जरूरी है। हम सबसे पहले आप लोगों को कहना चाहेंगे कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, जो आजकल ये स्टाम्प होता है, निकालिए, उसमें लिखा रहता है एग्रीमेंट करने वाला का नाम और जिनके साथ एग्रीमेंट कर रहे उनका नाम, वो हमारा गवाह है कि मैंने इस पर्पस के लिए इनसे हम लिया। वो नॉन जुडिशियल स्टाम्प के पेपर के पीछे लिखा रहता है और मोहर और दस्तखत रहता है स्टाम्प वेंडर का, इनके नाम से एग्रीमेंट हुआ, ये बन रहा है, ये बहुत बड़ा विटनेस है, और डेट दिया रहता है। उस डेट का पहले का कुछ है तो वो लागू नहीं होगा, उस डेट का बाद ही का एग्रीमेंट लागू होगा। नंबर 2, एग्रीमेंट पेपर पर आप टाइप करके दोनों का दस्तखत होना चाहिए और दोनों के साइड से कम एक गवाह होना चाहिए और 100 रुपया का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर मिनिमम होना चाहिए, तभी होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जाना आज बहुत सारी बातें हमने सिंह साहब से पूछा कि किस तरह से आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से आपको डील को मैच्योर करना चाहिए। मुझे लगता है ये सब चीज यदि आप अपनाएंगे, पेपर सही तरीके से चेक करेंगे, सही प्रोसेस से चेक करेंगे, सही तरह से एग्रीमेंट कराएंगे, सही तरह से डील करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपके साथ धोखा कम हो सकता है, आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, अपने मनी को, अपने परिवार को। तो आप सब लोग को यदि ये अच्छा लगे वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने चाहने वालों को शेयर करिएगा। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद।